न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से आज के हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। पहाड़ी समुदाय को मिलेगा एसटी का दर्जा, एनसी-एसटी ने दी हरी झंडी, राष्ट्रपति को लगानी है अंतिम मुहर। एनआरआईज की रिमोट वोटिंग की मांग, सरकार ने जताई सहमति, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में होगा संशोधन। और राष्ट्रपति मुर्मू पहुंची नागालैंड, अंगामी जनजाति के लोगों ने किया स्वागत। नागालैंड की प्रमुख जनजाति है अंगामी। अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आइए अब खबरों की शुरुआत करें। एनसी-एसटी यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पहाड़ी समुदाय को जम्मू कश्मीर की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही एनसी-एसटी ने पद्दारी, कोली और गद्दा ब्राह्मण समुदायों को इस सूची में शामिल करने की मांग की है। इस प्रस्ताव को फाइनल राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना के बाद ही किया जा सकेगा। संविधान के अनुच्छेद 342 के जरिए राष्ट्रपति को यह शक्ति हासिल है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में कुल 12 समुदाय अनुसूचित जनजाति के तौर पर दर्ज हैं। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पीर पंजाल वैली में एक रैली के दौरान पहाड़ी समुदाय को एसटी की लिस्ट में शामिल करने की बात कही थी। पीर पंजाल वैली गुज्जर और बकरवाल समुदायों का भी रिहायशी इलाका है। उन्हें जम्मू कश्मीर में पहले से एसटी का दर्जा हासिल है। पहाड़ी समुदाय को एसटी में शामिल करने पर गुज्जर और बकरवाल समुदायों ने नाराजगी जाहिर की है। हालांकि सरकार ने सभी समुदायों के हितों को बनाए रखने की बात कही है। गुज्जर और बकरवाल एक नोमैडिक ट्राइब यानी खानाबदोश समूह है। आपको बता दें कि एनसी-एसटी एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338A के जरिए किया गया है। इस अनुच्छेद को संविधान में 89वें संशोधन अधिनियम 2003 से जोड़ा गया था। वर्तमान में कमीशन के अध्यक्ष हर्ष चौहान हैं। कुछ मामलों में कमीशन को सिविल कोर्ट की शक्तियां हासिल हैं। इन मामलों में भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को बुलाना और हाजिर कराना, किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने पर या हलफनामे पर एविडेंस के लिए, इसके अलावा किसी कोर्ट से पब्लिक रिकॉर्ड की मांग के लिए और ऐसा कोई मामला जिसे राष्ट्रपति नियम बनाकर शामिल करें आते हैं। बीते दिनों एनआरआईज की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें एनआरआईज के लिए रिमोटली वोटिंग को अलाउ करने की मांग की गई थी। इस पर सरकार ने जवाब दिया है कि एनआरआईज के लिए रिमोट वोटिंग कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें चुनाव प्रक्रिया को क्लीन रखने पर जोर दिया जाएगा। कोर्ट के मुताबिक देश के सुदूर कोने में जाके सेवाएं देने वाले सैनिकों और अपनी मर्जी से विदेश में रहने का चुनाव करने में फर्क है। कोर्ट ने सैनिकों को पोस्टल बैलेट सुविधाएं देने को इस मामले से अलग रखने को कहा। हालांकि कोर्ट ने माना है कि मजदूर वर्ग के जो लोग विदेश में रहकर काम करते हैं, उनके लिए केवल वोट कास्ट करने के लिए हवाई सफर करना मुनासिब नहीं होता। कोर्ट ने सरकार से डिजिटल वोटिंग पर राय मांगी है। गौरतलब है कि सरकार ने इस मामले के मद्देनजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट बिल भी पेश किया था। हालांकि 16वीं लोकसभा के साथ बिल भी डिसॉल्व हो गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 20A में देश से बाहर रह रहे नागरिकों को वोट देने के लिए फिजिकली प्रेजेंट होना होगा। इस मामले में चुनाव आयोग का भी मानना है कि एनआरआईज को रिमोट वोटिंग का अधिकार देना चाहिए। आयोग ने एनआरआईज के लिए ETPBS यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम जैसी व्यवस्था की बात कही है। वर्तमान में भारत का एक नागरिक जो रोजगार, शिक्षा आदि के कारण देश में नहीं रहता, उसने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं की है, उसे पासपोर्ट में दिए गए पते पर मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार है, लेकिन वोटिंग के लिए फिजिकली मौजूद होना होगा। एनआरआईज को वोटिंग राइट्स साल 2011 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 में संशोधन करके दिए गए थे। आपको बता दें कि एक एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन से मतलब ऐसे व्यक्ति से है जो किसी कैलेंडर ईयर में 182 दिन भारत के बाहर निवास करता है। उसके पास भारत का पासपोर्ट और नागरिकता होनी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन की नागालैंड यात्रा पर हैं। इस दौरान वे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने कोहिमा कब्रिस्तान भी पहुंची। साथ ही उन्होंने अंगामी जनजाति के सबसे पुराने गांवों में से एक किगवेमा की भी यात्रा की। किगवेमा अंगामी जनजाति का एक पारंपरिक गांव है। अंगामी नागालैंड की प्रमुख जनजातियों में से एक है। ये अपने वुडक्राफ्ट और आर्ट वर्क के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। इस जनजाति के द्वारा फरवरी महीने में
10 दिन चलने वाला त्योहार सेकरेन यिथेनई मनाया जाता है। इसमें 10 दिनों तक रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। इस त्योहार को फोसनई भी कहते हैं। इस जनजाति की आजीविका का मुख्य साधन है कृषि। ये ईसाई धर्म का पालन करते हैं। नागालैंड में पाई जाने वाली अन्य जनजातियों में एओ, चाखेसांग, चांग, दिमासा कचारी, खियामनियोंगन, कोन्याक, कुकी, लोथा, फोम, पोचुरी, रेंगमा, संगतम, सुमी, यिमचुंगरू और जेलियांग शामिल हैं। कश्मीर के पाम्पोर क्षेत्र में सैफरन फेस्टिवल यानी केसर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। पाम्पोर क्षेत्र को कश्मीर का केसर का कटोरा कहते हैं। दुनिया में हर साल तकरीबन 300 टन केसर का उत्पादन किया जाता है। इसमें से 76% का उत्पादन ईरान में किया जाता है। इसे दुनिया का सबसे कीमती मसाला मानते हैं। ये रेड गोल्ड के नाम से भी प्रसिद्ध है। गौरतलब है कि केसर का उत्पादन क्रॉकस सैटिवस पौधे के स्टिग्मा से किया जाता है। भारत में इसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में उगाया जाता है। कश्मीरी केसर को साल 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। कश्मीर में होने वाली केसर की खेती को साल 2011 में FAO द्वारा GIAHS यानी ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स में शामिल किया गया था। GIAHS के जरिए दुनिया भर की परंपरागत कृषि प्रणालियों को संरक्षित किया जाता है। आइए जल्दी से देखते हैं आज बुलेटिन पर आधारित कौन से सवाल बन रहे हैं। पहला सवाल, अक्सर खबरों में रहने वाली जनजातियां कोन्याक, रेंगमा और अंगामी किस राज्य से संबंधित हैं? आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड या फिर असम? दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? NRI व्यक्तियों को अपने पासपोर्ट पर दर्ज पते के क्षेत्र में वोट देने का अधिकार है। NRI व्यक्तियों को वोटिंग का अधिकार साल 2014 में दिया गया था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव का हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है? रूस, यूक्रेन, तुर्की या फिर बुल्गारिया? सही जवाब है ऑप्शन डी, बुल्गारिया। अगला सवाल मैंने आपसे पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑपरेशन बायसन इंडियन बायसन के संरक्षण के मकसद से लॉन्च किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक सांविधिक संस्था है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन की सिफारिश संथानम समिति के द्वारा की गई थी। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनना था। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर एक, दो और तीन। और सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दो और तीन। कथन एक गलत है क्योंकि ऑपरेशन बायसन जोजिला दर्रे के लिए चलाए गए मिशन से संबंधित है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। अगले एपिसोड में कल रात 9 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए और आज जो मैंने सवाल पूछे उससे ज़रूर उनका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस बुलेटिन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और स्टडी IQ IAS हिंदी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।